Welcome guys in another video of Nuhi's biology classes. Today I am going to start process of gametogenesis. So what is gametogenesis? Gametogenesis is a process by which sperms and ovum formed. गैमेटोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके दौरान मेल गैमीट और फीमेल गैमीट बनते हैं। मेल गैमीट और फीमेल गैमीट बनते हैं। तो जो गैमेटोजेनेसिस होता है वो टू टाइप का होता है। एक होता है मेल गैमेटोजेनेसिस, एक होता है फीमेल गैमेटोजेनेसिस। मेल गैमेटोजेनेसिस को क्या कहते हैं, फीमेल गैमेटोजेनेसिस को क्या कहते हैं, वो सब हम देखने वाले हैं अपने लेक्चर में। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, अपनी एनसीईआरटी को ओपन कीजिए और अपने टॉपिक को हाईलाइट कीजिए और टॉपिक के ऊपर लिखिए वेरी आईएमपी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, दिस विल बी वेरी फ्रूटफुल फॉर यू। सो लेट्स स्टार्ट। द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, the testes in the males and the ovaries in the females। जो प्राइमरी ऑर्गन्स होते हैं वो क्या होते हैं? टेस्टिस होते हैं और क्या होती हैं? ओवरीज होती है। टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करते हैं? आपको हमने जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया था तो हमने आपको वहाँ पर टेस्टिस, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, इन सब चीज़ों के बारे में बताया था और आपको बोला था कि आपको इन्हें अच्छे से लर्न करना है। टेस्टिस प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म्स को। किसको प्रोड्यूस करते हैं? स्पर्म्स को। ओवरीज किसको बनाती है? एग्स को। किसको बनाती है? एग्स को बनाती है। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, वो क्या होते हैं? टेस्टिस होते हैं और ओवरीज होती हैं। वो क्या रिलीज करते हैं? स्पर्म्स एंड ओवम। क्या रिलीज करेंगे? स्पर्म एंड ओवम रेस्पेक्टिवली बाय द प्रोसेस कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। किस प्रोसेस के दौरान बनाएंगे? गैमेटोजेनेसिस के दौरान बनाएंगे। इन टेस्टिस द इमेच्योर मेल जर्म सेल्स स्पर्मेटोगोनिया। टेस्टिस के अंदर इमेच्योर मेल जर्म सेल्स होती हैं। मार्क कीजिए, अंडरलाइन कीजिए। इमेच्योर मेल सेल होती हैं जिनको हम मेल जर्म सेल बोलते हैं। कहाँ पर होती है? टेस्टिस के अंदर होती है। टेस्टिस के अंदर होती है और उसको हम क्या बोल सकते हैं दूसरे नेम में? स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोल सकते हैं? स्पर्मेटोगोनिया बोल सकते हैं। स्पर्मेटोगोनिया क्या करता है? यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आपको बताया गया है। स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस स्पर्म्स बाय स्पर्मेटोजेनेसिस। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। यानी जो मेल बॉडी होती है, मेल बॉडी में आपको पता है क्या होते हैं? टू टेस्टिस होते हैं। टेस्टिस किस में होते हैं? पेयर में होते हैं। कहाँ पर होते हैं? स्क्रोटम के अंदर होते हैं। आपको ये बात पता है। तो आपके पास टेस्टिस है, मेल बॉडी में टेस्टिस है। क्या करेंगे? टेस्टिस के अंदर होती है इमेच्योर जर्म सेल्स। इमेच्योर जर्म सेल, IGS। इन्हीं को क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया क्या करेगा? स्पर्म को बनाएगा। किसको बनाएगा? स्पर्म को। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस। समझ आया? मेल बॉडी में क्या होते हैं? टेस्टिस होते हैं। टेस्टिस क्या करते हैं मैम? टेस्टिस के अंदर होती है इमेच्योर जर्म सेल्स। इमेच्योर जर्म सेल्स क्या करती हैं? स्पर्म्स को प्रोड्यूस करती हैं। किसको प्रोड्यूस करती हैं? स्पर्म को प्रोड्यूस करती है। तो ये होल प्रोसेस क्या कहलाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। क्लियर? यस मैम, ऑल क्लियर। चलिए देखते हैं आगे स्पर्मेटोजेनेसिस होता कैसे है। अब हम ये पूरा प्रोसेस देखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। तो जो आपका स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा स्पर्मेटोगोनिया से। कहाँ से स्टार्ट होने वाला है? स्पर्मेटोगोनिया से स्टार्ट होने वाला है। स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स।
वेयर स्पर्मेटोगोनिया सिचुएटेड इन सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, कहाँ पर होता है? सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में होता है। सेमिनिफेरस टिब्यूल्स कहाँ होती है मैम? जो स्क्रोटम होता है, स्क्रोटम के अंदर जो टेस्टिस होता है ओव्यूल शेप्ड में, वहाँ पर क्या होते हैं? कंपार्टमेंट्स होते हैं 200 टू 250, 200 से 250 कंपार्टमेंट वहाँ पर होते हैं। और एक कंपार्टमेंट के अंदर 2 से 3, 2 to 3 सेमिनिफेरस टिब्यूल्स होती है। तो जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस के अंदर जो कंपार्टमेंट होते हैं जिनको टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं, उसके अंदर 2 से 3 सेमिनिफेरस टिब्यूल्स होती हैं। वहाँ पर क्या सिचुएटेड होता है? स्पर्मेटोगोनिया। क्या सिचुएटेड होता है? स्पर्मेटोगोनिया। एक बार दोबारा से देख लीजिए, स्क्रोटम के अंदर दिस इज स्क्रोटम पाउच, दिस इज टेस्टिस। टेस्टिस में क्या आप देख रहे हैं? कंपार्टमेंट, जिसको टेस्टिकुलर लोब्यूल बोलते हैं, टीएल। यहाँ पर क्या होती हैं? इस तरीके से बहुत ही कर्व्ड क्या होती हैं? सेमिनिफेरस टिब्यूल्स होती हैं। और इन टिब्यूल्स के अंदर होते हैं स्पर्मेटोगोनिया। इस तरीके से स्पर्मेटोगोनिया यहाँ पर क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। गेटेड माई पॉइंट? क्लियर? स्पर्मेटोगोनिया इनसाइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मल्टीप्लाई बाय मायोटिक डिवीजन। तो स्पर्मेटोगोनिया क्या करेंगे? मायोटिक डिवीजन करेंगे एंड इंक्रीज द नंबर। वहाँ से क्या होगा? इनका नंबर इंक्रीज होगा। जब भी कोई चीज़ मल्टीप्लाई करती है तो मल्टीप्लाई का मतलब होता है सेल के नंबर को इंक्रीज करना। स्पर्मेटोगोनिया में कौन सा डिवीजन होने वाला है? मायोटिक डिवीजन होने वाला है। मायोटिक डिवीजन से क्या होगा? नंबर इंक्रीज होगा सेल का। ईच स्पर्मेटोगोनियम इज डिप्लॉइड। स्पर्मेटोगोनियम की जो नेचर होती है वो क्या होती है? डिप्लॉइड होती है 2n। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितना होगा? 46 होगा। हाउ मेनी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स? 46 क्रोमोसोम्स। ईच स्पर्मेटोगोनियम इज डिप्लॉइड एंड कंटेन्स 46 क्रोमोसोम्स। हाउ मेनी? 46। प्लीज नोट डाउन कर लीजिए आप इन पॉइंट्स को, क्योंकि यहाँ से बहुत बार नीट में PYQ पूछे हुए हैं। आपको बता दिया जाएगा नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर जब हम आएंगे इस चैप्टर के, तो आपको समझ आएगा कि एक एक वर्ड कितना इंपॉर्टेंट होता है और एक एक लाइन कितनी इंपॉर्टेंट होती है आपकी NCERT की। सम ऑफ स्पर्मेटोगोनिया कोल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। कुछ स्पर्मेटोगोनिया को प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। पीरियोडिकली अंडरगो मियोसिस, और ये कुछ समय के बाद कहाँ चली जाती हैं? मियोसिस में चली जाती हैं। मियोसिस मतलब मियोसिस इज अ डिवीजन, इट इज अ रिडक्शनल डिवीजन। अ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट्स द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहाँ जाएगी? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहाँ जाएगी? मियोटिक डिवीजन में, जिसको हम रिडक्शन डिवीजन कहेंगे। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट PS। क्या हो गई ये आपकी? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इसने क्या किया? डिवीजन किया। डिवीजन करने के बाद यहाँ पर 2 सेल्स प्रोड्यूस हो गई। इसकी नेचर क्या थी बेटा? 2n, डिप्लॉइड थी ये। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या होती है? डिप्लॉइड होती है। स्पर्मेटोगोनियम क्या होता है? डिप्लॉइड होता है। अभी इसमें क्या हुआ है? रिडक्शनल डिवीजन हुआ है। रिडक्शनल का मतलब, रिडक्शन मतलब क्या होता है? घटना, घटना होता है ना। तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स घट जाएंगे। ये भी सेल क्या होगी? n नेचर की होगी, और ये भी सेल क्या होगी बेटा? n नेचर की होगी। 2 हैप्लोइड सेल प्रोड्यूस होंगी, जिसको हम बोलेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होगा मैम? 23 क्रोमोसोम्स यहाँ पर एक सेल के पास प्रेजेंट होंगे, क्योंकि ये सेल क्या है मैम? ये सेल हैप्लोइड है। क्या है? सेल हैप्लोइड है। क्लियर हो गई इतनी बात? स्पर्मेटोगोनिया में क्या हुआ? डिवीजन हुआ। इसने क्या बनाया? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या हुआ? डिवीजन हुआ। उसने क्या बनाई? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्रोमोसोम नंबर कितने थे मैम? 46 थे। कितने थे? 46। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में क्रोमोसोम नंबर क्या है मैम? 23। गेट इट माई पॉइंट? यस मैम। देखिए उसके बाद क्या कह रहे हैं? The secondary spermatocytes undergoes the second meiotic division. सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहाँ जाएगी? सेकेंड डिवीजन में जाएगी। प्रोड्यूस 4 इक्वल हैप्लोइड सेल। अभी देखिए आप एक बात को ध्यान से समझिए। जो स्पर्मेटोगोनिया होता है ना, ये मान लो ये स्पर्मेटोगोनिया 4 है, तो इनमें से ही 2 को हमने कह दिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट।
क्या कह दिया हमने इनको? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये भी आपकी हो गई प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इनकी नेचर क्या थी? डिप्लॉइड थी। अभी इनमें क्या हुआ है? डिवीज़न हुआ है। क्या हुआ है? डिवीज़न। इसने एक सेल बना दी, इसने भी एक सेल बना दी। इनकी नेचर क्या हो गई है मैम? ये 2n है। क्या है? 2n है। ये भी क्या है? 2n है। इसको हम क्या कह रहे हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक। अभी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या करेगी? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। ये भी एन हो जाएगा, ये भी एन हो जाएगा। यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर कितना है? यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर है 46। यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर कितना है मैम? यहाँ पर 23 है, क्योंकि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है। क्या है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो प्रोसेस क्लियर हुआ? तो ऐसे आपको डायग्रामेटिकली समझना है। डिवीजन टू प्रोड्यूस 4 इक्वल हैप्लोइड सेल क्या बन जाएंगे? जैसे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट डिवीजन में जाएगी तो 4 हैप्लोइड सेल को बनाएगी, जिसको हम बोलेंगे स्पर्मेटिड। क्या बोलेंगे? स्पर्मेटिड। व्हाट वुड बी द नेचर ऑफ क्रोमोसोम इन स्पर्मेटिड? यानी क्या नेचर होगी? क्या नेचर होगी स्पर्मेटिड की? क्रोमोसोम नंबर क्या होंगे उसके स्पर्मेटिड के? आपने अभी तो पढ़ा 4 हैप्लोइड सेल बनी। हैप्लोइड सेल में कितने क्रोमोसोम थे? 23। उन्हीं हैप्लोइड सेल को तो बेटा स्पर्मेटिड कह रहे हैं। उन्हीं हैप्लोइड सेल को क्या कहा गया है? उन्हीं हैप्लोइड सेल को स्पर्मेटिड कहा गया है। तो स्पर्मेटिड की भी जो क्रोमोसोम नंबर हैं वो 23 होंगे। हाउ मेनी? 23 क्रोमोसोम। 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट इन ईच स्पर्मेटिड। क्लियर? अब ये स्पर्मेटिड क्या है बेटा? स्पर्मेटिड इमेच्योर स्पर्म को कहते हैं। स्पर्मेटिड कुछ नहीं बल्कि इमेच्योर स्पर्म है। व्हाट इज इमेच्योर स्पर्म? इमेच्योर स्पर्म। अब ये इमेच्योर स्पर्म क्या करेगा मैम? ये स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस में जाएगा। अभी यहाँ एक आप लाइन देखिए, यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है, हाईलाइट होकर आपकी एनसीईआरटी ने बताया हुआ है स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बताया हुआ है? स्पर्मियोजेनेसिस। तो ये जो स्पर्मेटिड प्रोड्यूस हुआ है ना, ये स्पर्मेटिड कहाँ जाएगा? इस प्रोसेस में जाएगा, स्पर्मियोजेनेसिस में। क्या करेगा? तो ये सर्टोली सेल के अंदर एम्बेडेड हो जाएगा, धंस जाएगा। वहाँ से क्या लेगा? अपना न्यूट्रिशन लेगा। और जैसे ही न्यूट्रिशन लेगा तो ये बहुत एक्टिव और मोटाइल पोजीशन में आ जाएगा। बहुत ज़्यादा मोटाइल ये हो जाएगा, मोबाइल नेचर को शो करेगा। मोबाइल नेचर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाना। ठीक है? तो जब इसको न्यूट्रिशन मिलेगा तो ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा, और एक्टिव होने के बाद किसको लीड करेगा? फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को लीड करेगा। तो इमेच्योर स्पर्म स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस के अंदर जाता है। वहाँ पर उस प्रोसेस में जाने के बाद क्या करता है? ये सर्टोली सेल के अंदर एम्बेडेड हो जाता है और वहाँ से अपना न्यूट्रिशन लेता है। और जैसे ही न्यूट्रिशन लेगा सर्टोली सेल से आउट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा और एक्टिव स्टेट में आ जाएगा। फिर हम इसको कहेंगे स्पर्मेटोजोआ और मैच्योर स्पर्म। क्या कहेंगे? मैच्योर स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ। क्लियर? अभी यहाँ पर आपके सामने एक डायग्राम दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। ये जो आपके सामने स्ट्रक्चर बनी हुई है नीचे यहाँ तक, ये सेमिनिफेरस टिब्यूल्स है। क्या है बेटा? सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। दिस इज सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, आपको बताया भी हुआ है यहाँ पर। उसके बाद आप देखिए स्पर्मेटोगोनियम दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ये वाली स्ट्रक्चर क्या है? स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। यहाँ पर क्या होगा? मियोटिक डिवीज़न होगा। मैम आपने अभी पढ़ाया है कि यहाँ पर क्या होगा? मियोटिक डिवीज़न होगा। क्या होगा? मियोटिक डिवीज़न। मियोटिक डिवीज़न होने के बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाएगी, जिसकी नेचर क्या होगी? 2n होगी। मैम कैसी नेचर होगी? 2n होगी। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनेगी बेटा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। आप यहाँ देख सकते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, आप यहाँ देख सकते हैं।
ठीक है। तो जब आपके सामने ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, दिस इज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, दिस इज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की जो नेचर होती है वो क्या होती है, एन होती है। एन मतलब यहाँ पर 23 क्रोमोसोम्स होंगे और यहाँ पर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। उसके बाद ये क्या बन जाएगा, स्पर्मेटिड। तो स्पर्मेटिड में आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर स्ट्रक्चर आप क्या देख रहे हैं, देखिए स्पर्मेटिड में आपने अभी देखा, इस वाले स्ट्रक्चर को देखिए, यहाँ पर ये सर्टोली सेल है और सर्टोली सेल के अंदर स्पर्मेटिड इंसर्ट हो गया है, एम्बेडेड हो गया है। इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। अब सर्टोली सेल करेगी क्या, सर्टोली सेल क्या करती है, आप सभी को पता है, सर्टोली सेल न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन, प्रोवाइड न्यूट्रिशन, प्रोवाइड न्यूट्रिशन ऑफ स्पर्म, ऑफ स्पर्म। तो ये स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है। क्लियर। जैसे ही स्पर्मेटिड को न्यूट्रिशन मिल जाएगा तो स्पर्मेटिड सर्टोली सेल से बाहर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बाहर। और जब बाहर आएगा तो कुछ इस तरीके की स्टेज आपको दिखाई देगी, स्टेज, और उसको हम बोलेंगे स्पर्मेटोजोआ। तो आपने देखा कि स्पर्मेटोगोनियम से आपके सामने स्पर्म बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो दिस इज अ स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस इनसाइड सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, इनसाइड सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। इतनी बात सभी को क्लियर है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स क्या होती है, सेकेंडरी क्या होती है, स्पर्मेटिड क्या होती है, स्पर्मेटोजोआ क्या होते हैं। स्पर्मेटोजोआ काफ़ी ज़्यादा मोबाइल होते हैं। क्या होते हैं बेटा, काफ़ी मोबाइल होते हैं और ये बहुत एक्टिव होते हैं। मोबाइल का मतलब ही होता है एक्टिव। एक्टिव क्यों होते हैं वो भी आपको बताया जाएगा, क्योंकि इनको एक बहुत लंबा पाथ क्या करना होता है, मूव करना होता है वहाँ से लंबे पाथ से, और फिर एग को फर्टिलाइज करना होता है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होने की कोशिश करते हैं फर्टिलाइजेशन से पहले ही, क्योंकि फर्टिलाइजेशन ही तभी होगा जब ये एक्टिविटी को शो करेंगे, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होंगे, काफ़ी ज़्यादा मोबाइल होंगे। तो स्पर्म की हम पूरी स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे अपनी एनसीईआरटी की लाइन के स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में और यहाँ पर क्या बताया जा रहा है। देखिए ध्यान से क्या कह रहे हैं यहाँ पर, स्पर्मेटिड आ जाएंगे, ये वाला लाइन हम यहाँ तक पढ़ा चुके हैं। द स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटिड किस में ट्रांसफॉर्म्ड होंगे बेटा, स्पर्मेटोजोआ में, बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म्स हैड बिकम एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल्स। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म्स हैड become embedded in the Sertoli cells and are finally released from the seminiferous tubules। और फिर क्या हो जाएंगे, ये seminiferous tubule से रिलीज हो जाएंगे। इस ट्यूब्यूल से क्या हो जाएंगे बेटा, रिलीज हो जाएंगे। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, स्पर्मिएशन, स्पर्मिएशन। whenever sperm will release by seminiferous tubules it will be spermiation process। गेट इट माई पॉइंट। तो आपको हर एक टर्मिनोलॉजी की डिफाइन और मीनिंग पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी कैसे भी आ सकता है, चाहे वो आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन हो और चाहे आपका वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या वो आपका नीट का एग्ज़ाम हो, है ना। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या आपका नीट का एग्ज़ाम हो या आपका बोर्ड का एग्ज़ाम हो, आपको तैयार रहना चाहिए कि किसी भी वर्ड से किसी भी तरीके के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अभी आप देख भी रहे हैं बोर्ड में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनका लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। तो पिछले 3 साल में अगर आप बायोलॉजी का पेपर उठाकर देखेंगे तो कह देंगे कि एनसीईआरटी से तो पेपर आया ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, पेपर एनसीईआरटी से ही है। क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी बेस्ड बनाए गए हैं जिनके बारे में आपको समझते हुए लिखना है। क्लियर। तो बेटा आपको पूरे डिटेल में पढ़ना है। आप ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे अपनी नोटबुक में,
ठीक है, और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स एट द एज ऑफ प्यूबरिटी ड्यू टू द सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सिक्रीशंस ऑफ गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये जो गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस है ये आफ्टर 18 ईयर्स स्टार्ट होता है मेल बॉडी के अंदर। आफ्टर 18 ईयर्स क्यों ये स्टार्ट होता है? क्योंकि बॉडी के अंदर प्यूबरिटी आ जाती है, बॉडी के अंदर मैच्योरिटी आ जाती है, और फिर क्या होता है, जो हमारा हाइपोथैलेमस है वहाँ पर एक मास्टर ग्लैंड सिचुएटेड होती है जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड। आपने क्लास 11th की एनसीईआरटी में ह्यूमन फिजियोलॉजी में ये टॉपिक पहले से ही पढ़ रखा है ना। तो जो हमारा हाइपोथैलेमस ब्रेन होता है वहाँ पर मास्टर ग्लैंड सिचुएटेड होती है और वो सिक्रेट करती है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसके थ्रू होती है गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस और स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस। देख लेते हैं कौन कौन से हार्मोन क्या क्या एक्ट कर रहे हैं। दिस इज, इफ यू रिकॉल, इज अ हाइपोथैलेमिक हार्मोन। सो GnRH को हाइपोथैलेमिक हार्मोन कहते हैं। दे हेल्प इन स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट सिक्रीशंस ऑफ 2 गोनेडोट्रोपिन्स। कहाँ से सिक्रीट होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। एंटीरियर पिट्यूटरी भी होती है और बेटा पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी होती है। एंटीरियर का मतलब होता है आगे वाला हिस्सा और पोस्टीरियर का मतलब होता है पीछे वाला हिस्सा, ठीक है। तो ये किसको स्टिमुलेट करेगी? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। LH किस पे वर्क करने वाला है और FSH किस पे वर्क करने वाला है वो NCERT आपकी अभी बताने जा रही है। LH एक्ट्स at the Leydig cells and stimulates synthesis and secretions of androgen। तो LH एंड्रोजन हार्मोन को बनाता है। किसको बनाता है? एंड्रोजन हार्मोन को रिलीज कराता है। और एंड्रोजन हार्मोन क्या होता है? मेल हार्मोन होता है जो कि स्पर्म की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। एंड्रोजन इन टर्न्स स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। FSH एक्ट on the Sertoli cells and stimulate the secretions of some factors which help in process of spermatogenesis। FSH क्या करता है? एक्ट करता है सर्टोली सेल्स पर। किस पर एक्ट करता है? सर्टोली सेल्स पर एक्ट करता है, यानी सर्टोली सेल्स को मैच्योर करता है। जब वो मैच्योर हो जाएंगी तभी तो स्पर्मेटिड को न्यूट्रिशन दे पाएंगी। और उसके बाद क्या करता है? FSH स्टिमुलेट करता है पूरे स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को। इसमें जो जो फैक्टर्स रिक्वायर होते हैं, यानी बॉडी की प्यूबरिटी, बॉडी के लिए जो ऑर्गन्स की फॉर्मेशंस होती है, सबसे पहले तो ऑर्गन फॉर्म्ड होना जरूरी होता है, तो उन सारे फैक्टर्स के लिए भी ये रेस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर? मुझे आशा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा पूरा प्रोसेस। मे बी फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हैं अपनी क्वेरीज। देख लीजिए यहाँ पर क्या दे रखा है। अभी इस पूरे प्रोसेस में आपको क्या बताया गया? स्पर्म कैसे बनते हैं, स्पर्म कैसे बनते हैं, स्पर्म्स कैसे बनते हैं। तो यहाँ पर स्पर्म के बारे में ही बताया गया। लेट अस एग्जामाइन द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। तो देख लेते हैं स्पर्म की स्ट्रक्चर। इट इज़ अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है बेटा जो माइक्रोस्कोप से दिखाई देती है। कंपोज्ड ऑफ अ हेड, नेक, अ मिडल पीस, राइट, टेल। तो इसमें 4 पार्ट होते हैं। सर होता है, गर्दन होती है, मध्य भाग होता है, टेल मतलब एक पूंछ होती है। अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनवलप्स द होल बॉडी ऑफ स्पर्म। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एनवलप होता है स्पर्म की बॉडी पर, तो यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है। द स्पर्म हेड कंटेन्स एन इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस। स्पर्म के हेड में क्या होता है? इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। आपसे पूछा जा सकता है विच टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट इन स्पर्म? हैप्लॉइड न्यूक्लियस, इलोंगेटेड। इलोंगेटेड का मतलब लंबे आकार में होना, ठीक है। द स्पर्म हेड कंटेन्स एन इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस द एंटीरियर पोर्शंस ऑफ विच इज कवर्ड बाय कैप लाइक स्ट्रक्चर एक्रोसोम। एक्रोसोम भी होता है। द एक्रोसोम इज फिल्ड विद एंजाइम। एक्रोसोम में क्या होते हैं बेटा? एंजाइम्स होते हैं दैट हेल्प फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम। एक्रोसोम के जो एंजाइम्स होते हैं वो करते क्या हैं?
जो एग की मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन, जोना पेलुसिडा, इसको ब्रेक करते हैं। तो एक्रोसोम के जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या करेंगे, जोना पेलुसिडा को ब्रेक करने का वर्क करेंगे, तभी क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल एग के अंदर जा पाएगा और फर्टिलाइजेशन हो पाएगा। तो एक्टोसोम में क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। द मिडल पीस पॉसेसेस न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया, मिडल पीस में काफ़ी सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो एनर्जी का सिंथेसाइजेशन करते हैं, और वो एनर्जी किस लिए ज़रूरी है, स्पर्म को मोटाइल बनाने के लिए, विच प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ टेल दैट फैसिलिटेट स्पर्म मोटेलिटी, जो किसको फैसिलिटेट करती है, स्पर्म की मोटेलिटी को, यानी स्पर्म को वो सब फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है जिससे स्पर्म एक जगह से दूसरी जगह जा पाए। और फर्टिलाइजेशन के लिए ये एनर्जी इसेंशियल होती है। इसेंशियल का मतलब जरूरी होना। अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होंगे, एनर्जी नहीं बनेगी, और अगर एनर्जी नहीं बनेगी तो स्पर्म फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगा। द ह्यूमन मेल इजैकुलेट्स अबाउट 200 to 300 million sperms during a coitus, of which for normal fertility। क्या कह रहे हैं कि जो एक ह्यूमन मेल होता है, इजैकुलेशन के दौरान मेल बॉडी 200 से 300 मिलियन स्पर्म एक समय में सिक्रीट करती है फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी। ये नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए जरूरी है। एटलीस्ट 60% स्पर्म मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज। 60% स्पर्म नॉर्मल शेप साइज के होते हैं, बट 40% स्पर्म मस्ट शो विग्रस मोटेलिटी। और जो 40% स्पर्म होते हैं वो बहुत ही मोटेलिटी को शो करते हैं, इसलिए वो फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर पाते हैं, वही एग को क्या कर पाते हैं, फर्टिलाइज कर पाते हैं। आप बिल्कुल ऐसे समझिए। आप ये सोचकर चलिए कि 2025 में नीट कंडक्ट होने जा रहा है ना, नीट गोइंग टू कंडक्ट इन 2025। मान लीजिए इसमें 10 लाख स्टूडेंट ने रजिस्टर्ड किया खुद को। हाउ मेनी, 10 लाख, 10 लाख स्टूडेंट्स ने रजिस्टर्ड किया। हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर्ड गवर्नमेंट सीट, 40 to 50,000, 40 to 50,000 और 40 to 80,000, आप इतना मान लीजिए, मैक्सिमम आप 80,000 मान लीजिए, राइट। तो फिर वो जो बाकी के आप जो देख रहे हैं 9 लाख 40,000 स्टूडेंट्स, क्या वो पढ़ते नहीं थे? डेफिनेटली पढ़ते थे, लेकिन जो वो 40,000 to 50,000 जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ते थे, उनके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर थे, इसलिए उन्होंने अपना नीट क्रैक किया, या वो आगे करेंगे इन फ्यूचर, ठीक है। तो उसी तरीके से स्पर्म का जो स्पर्म होते हैं, 40% जो स्पर्म होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं, विग्रस एक्टिविटी को शो करते हैं, विग्रस मोटेलिटी को शो करते हैं। दैट्स वाई एग को वो क्या करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं। स्पर्म्स रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, कहाँ से रिलीज होते हैं, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय द एसेसरी डक्ट्स, और ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं एसेसरी डक्ट्स के दौरान। एसेसरी डक्ट्स क्या क्या होती हैं आपको पता है, एपिडिडाइमिस होता है, वास डिफरेंस होती है, सेमिनल वेसिकल्स तो क्या बनाएगी, हार्मोन को रिलीज करेगी, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होती है, हार्मोन को रिलीज करेगी। तो इनके हार्मोन के साथ मिलकर स्पर्म्स कहाँ जाएंगे, इजैकुलेटरी डक्ट में जाएंगे, और यूरिथ्रा से क्या हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे। The seminal plasma along with the sperm constitute the semen। सेमिनल प्लाज्मा में क्या होते हैं, स्पर्म्स होते हैं, और इन दोनों के मिक्सचर को क्या कहते हैं, सीमेन कहते हैं। क्या कहते हैं, सीमेन कहते हैं, या मेल फ्लूइड आप बोल सकते हैं। The functions of male sex accessory ducts and glands are maintained by the testicular hormone। और इनके जितने भी फंक्शंस होते हैं डक्ट्स के, वो हार्मोन कंट्रोल करते हैं। कौन हार्मोन कंट्रोल करते हैं, मेल हार्मोन। तो अभी आपको हमने जो हार्मोन बताए हैं, एंड्रोजन आपको बताया है, क्या बताया है, एंड्रोजन, राइट, LH बताया है, FSH बताया है, GnRH बताया है। तो सबके रोल आपको पता होने चाहिए, राइट, क्लियर। तो यहाँ हमने जो आपको बताया ये पूरा प्रोसेस है किसका, स्पर्मेटोजेनेसिस का। किसका, स्पर्मेटोजेनेसिस। आपको यहाँ स्पर्म बनते हुए दिखाई दे गए, फिर पूरे स्पर्म की स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस के बारे में बताया गया, देन आपको सीमन के बारे में बताया गया है, राइट। यहाँ से आपकी स्टार्ट हो जाएगी oogenesis। क्या स्टार्ट हो जाएगी बेटा,
oogenesis स्टार्ट हो जाएगी। तो oogenesis तो हम बाद में स्टार्ट करेंगे, उससे पहले हमें क्या देखना है, स्पर्म की स्ट्रक्चर को देखना है। क्या देखना है, स्पर्म की स्ट्रक्चर को देखना है, डिटेल स्पर्म की स्ट्रक्चर को देखना है। देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले स्पर्म के कितने मेन पार्ट्स बताए गए थे, हेड, उसके बाद क्या बताया गया था, नेक, राइट, उसके बाद क्या बताया गया था, मिडल पीस, उसके बाद क्या बताया गया था मैम, उसके बाद आपने बताया था टेल। तो टेल तो सभी को पता है कि ये एक लोकोमोटरी ऑर्गन है। क्या है बेटा, लोकोमोटरी ऑर्गन है ना। इट हेल्प इन लोकोमोशन में हेल्प करेगा, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में क्या करेगा, हेल्प करेगा इसको। तो अभी तो इसकी बॉडी मूवेबल है। हेड का आपको पता है कि हेड में क्या होता है, इलोंगेटेड न्यूक्लियस होता है, यहीं पर होता है एक्चुअली जेनेटिक मटेरियल। आप देख लीजिए ये क्या है हेड, इसमें क्या है, न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोमल मटेरियल। तो मैं क्रोमोसोमल मटेरियल ही क्या है बेटा, जेनेटिक मटेरियल है। यहाँ पर क्या है, एक्रोसोम, एक्रोसोम के अंदर क्या है, कुछ एंजाइम्स हैं। क्या है, एंजाइम्स, जो किसको ब्रेक करेंगे, एग की लेयर को ब्रेक करेंगे। और फिर एग की लेयर जैसे ब्रेक होगी तो यहाँ से जेनेटिक मटेरियल एक्रोसोम में जाएगा और एक्रोसोम क्या हो जाएगा, एग के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। और जैसे ही एग के अंदर इंसर्ट होगा तो एक्रोसोम क्या करेगा, जेनेटिक मटेरियल को इंसर्ट कर देगा। कहाँ पर, एग के अंदर। ठीक है, आपको आउटर लेयर में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, स्ट्रक्चर को मेंटेन करती है। ओके, उसके बाद आप देखिए नेक तो मिडल पीस हो गया, जो हेड और मिडल पीस को जॉइंट करने का काम करती है। मिडल पीस का मेन फंक्शन आप समझिए, मिडल पीस है, आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी सारे माइटोकॉन्ड्रिया आपको दिखाई दे रहे हैं, न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया आर दिया, राइट। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं, एनर्जी को सिंथेसाइज करते हैं, एनर्जी मतलब एटीपी का प्रोडक्शन करते हैं। और ये एटीपी क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, राइट, जो क्या प्रोवाइड कराएगा, पूरे के पूरे स्पर्म बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराएगा। और ये एनर्जी क्या करेगी, ये एनर्जी लीड करेगी फर्टिलाइजेशन में, इसेंशियल होगी फर्टिलाइजेशन के लिए, क्योंकि यही एनर्जी क्या है, सोर्स फॉर स्विमिंग ऑफ स्पर्म। इसी एनर्जी के द्वारा जो स्पर्म है वो क्या कर पाएगा, सीमेन में फ्लोट कर पाएगा, तैर पाएगा, स्विमिंग कर पाएगा। और सीमेन की स्विमिंग के दौरान ही ये क्या करेगा, फैलोपियन ट्यूब्स में एंट्री लेगा। फैलोपियन ट्यूब्स में क्या लेगा, एंट्री। क्यों फैलोपियन ट्यूब्स में एंट्री ले रहा है, क्योंकि बेटा एग तो फैलोपियन ट्यूब में ही है ना, राइट। तो सर्विक्स से इसको कहाँ तक जाना होता है, फैलोपियन ट्यूब तक जाना होता है। तो उसके लिए इसको काफ़ी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि आपको पता भी है कि स्पर्म की जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा छोटी होती है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। तो इतनी छोटी सी एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर कैसे मूव कर रही है, तो उसके लिए तो ये काफ़ी एक लॉन्ग ट्रैवल बैठ जाएगा ना, जैसे हमारे लिए काफ़ी लॉन्ग ट्रैवल हो जाता है 32 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, राइट, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर। तो वैसे ही तो स्पर्म के लिए बहुत ज़्यादा लॉन्ग ट्रैवल हो जाएगा। तो लॉन्ग ट्रैवल करने के लिए जैसे हमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी, वैसे ही स्पर्म को भी लॉन्ग ट्रैवल करने के लिए काफ़ी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। इसलिए गॉड ने क्या किया हुआ है, गॉड ने स्पर्म के मिडल पीस में काफ़ी सारे माइटोकॉन्ड्रिया को क्या किया हुआ है, इंसर्ट किया हुआ है, जो क्या बनाते हैं, एनर्जी को बनाते हैं। और एनर्जी फिर क्या कराती है, स्पर्म को स्विम कराती है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर देखी पूरी की पूरी स्ट्रक्चर, आपने देखी यहाँ पर स्पर्म की, एक्चुअली में स्पर्म ऐसा ही होता है। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है बेटा। क्या है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ठीक है, तो पूरी तरीके से आपको समझ आना चाहिए कि एग के अंदर सिर्फ एक्रोसोम पार्ट जाता है, पूरा का पूरा स्पर्म नहीं एंट्री लेता एग के अंदर। एक्रोसोम भी क्यों जाता है, क्योंकि एक्रोसोम जैसी एंट्री लेता है यहाँ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्ड हो जाती है और यहाँ से एंजाइम्स क्या हो जाते हैं, एग मेम्ब्रेन में चले जाते हैं, जो कि एग मेम्ब्रेन को क्या करते हैं, रप्चर्ड कर देते हैं, है ना, रप्चर्ड कर देते हैं। तो वहाँ से जैसे ही एग मेम्ब्रेन टूट जाएगी
ब्रेक हो जाएगी, यहाँ से जेनेटिक मटेरियल एंट्री ले जाएगा कहाँ पर, एग के न्यूक्लियस में, एग के न्यूक्लियस में एंट्री ले लेगा और फिर क्या हो जाएगा बेटा, फर्टिलाइजेशन। क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन। पर क्योंकि अभी एग बना ही नहीं है, क्योंकि हमने आपको oogenesis का प्रोसेस पढ़ाया ही नहीं है। oogenesis का प्रोसेस तो हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको स्टार्ट करेंगे बेटा, ठीक है। तो अभी आपको जितना हमने पढ़ाया है आपको सिर्फ उतना पढ़ना है, क्योंकि अभी तो आपको पता ही नहीं ना एग क्या होता है, उसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, उसमें जोना पेलुसिडा क्या है, राइट ना, वो तो हम चीज़ें आगे पढ़ने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में